आज हम शरीर के एक बेहद ज़रूरी और कह सकते हैं कमाल के नेटवर्क की बात करेंगे, हमारा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन सिस्टम। सोचिए ज़रा, कैसे अरबों सेल्स तक मतलब खाना पीना, ऑक्सीजन पहुंचता है और कैसे वहां से वेस्ट मटेरियल साफ होता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग सिस्टम है। और हमारी आज की जानकारी का सोर्स है बायोलॉजी की टेक्स्ट बुक का चैप्टर 15, जो इसी सिस्टम पर फोकस करता है। जी। तो आज का हमारा मिशन है इस चैप्टर के जरिए ये समझना कि ये ब्लड और लिम्फ आखिर है क्या चीज, कैसे ये पूरे शरीर का चक्कर लगाते हैं, हमारा दिल, हमारा हार्ट कैसे एक नॉन स्टॉप पंप की तरह काम करता है, और ये सब क्यों इतना वाइटल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए समझते हैं इसे। तो चलिए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं ब्लड से। जी। ये सिर्फ लाल रंग का पानी तो नहीं है, सही कहा ना? अरे बिल्कुल नहीं। ब्लड एक आप कह सकते हैं स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें एक लिक्विड हिस्सा है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा। और उसमें तैरते हुए कुछ सॉलिड हिस्से हैं जिन्हें फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहा जाता है। एक तरह से समझे तो एक नदी है प्लाज्मा, जिसमें बहुत सारी नावें फॉर्म्ड एलिमेंट्स चल रही हैं। अच्छा, ये नदी वाला एनालॉजी बढ़िया है। तो ये प्लाज्मा नदी किस चीज से बनी है? देखिए, प्लाज्मा खून का लगभग 55% हिस्सा बनाता है। ये हल्के पीले रंग का, थोड़ा चिपचिपा सा फ्लूइड होता है। इसमें 90 से 92% तो पानी ही है। ओह, ज्यादातर पानी। हाँ। लेकिन असली कहानी बाकी 6-8% में है। इसमें खास प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स? अच्छा। हाँ, कौन कौन से? 3 मुख्य खिलाड़ी हैं इसमें। एक है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन, ये नाम सुना है, क्लॉटिंग से जुड़ा है शायद। बिल्कुल सही। चोट लगने पर खून का थक्का जमाने में ये बहुत जरूरी है। फिर आते हैं ग्लोबुलिन्स। ये हमारे बॉडीगार्ड्स की तरह हैं, मतलब बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं, हमारे डिफेंस मैकेनिज्म्स का हिस्सा हैं। अच्छा, डिफेंस वाले प्रोटीन्स। हाँ। और तीसरे हैं एल्ब्यूमिन्स। ये खून में पानी का बैलेंस बनाए रखते हैं, जिसे हम ऑस्मोटिक बैलेंस कहते हैं। इनके अलावा प्लाज्मा में और भी जरूरी चीजें घूमती रहती हैं। मिनरल्स जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, हार्मोन्स, सब कुछ। और इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स भी होते हैं ना? हाँ, होते हैं, पर इनएक्टिव फॉर्म में। जरूरत पड़ने पर एक्टिवेट होते हैं। एक और शब्द सुना है मैंने, सीरम। वो क्या होता है? हाँ, सीरम। अगर आप प्लाज्मा से ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जैसे फिब्रिनोजन निकाल दें, तो जो बचता है उसे सीरम कहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये तो हुई प्लाज्मा की बात। अब उन नामों पर आते हैं, मतलब फॉर्म्ड एलिमेंट्स पर। ये खून का बाकी 45% हिस्सा है। जी। इसमें 3 मुख्य तरह के एलिमेंट्स हैं। इरिथ्रोसाइट्स, जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज कहते हैं। हाँ, लाल रक्त कोशिकाएं। फिर ल्यूकोसाइट्स यानी व्हाइट ब्लड सेल्स या डब्ल्यूबीसीज। श्वेत रक्त कोशिकाएं। और तीसरे हैं प्लेटलेट्स, जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। 5.5 मिलियन आरबीसीज, मतलब 50 से 55 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर खून में। बाप रे! और ये बनती कहाँ है? अडल्ट्स में ये रेड बोन मैरो में बनती हैं। और एक कमाल की बात यह है कि ज्यादातर मैमल्स के मैच्योर आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस नहीं होता? क्यों? ताकि अंदर ज्यादा जगह बन सके हीमोग्लोबिन के लिए। और इनका आकार भी खास होता है, बाइकॉनकेव, मतलब दोनों तरफ से पिचकी हुई डिस्क जैसा। अच्छा, उससे क्या फायदा? इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है गैस एक्सचेंज के लिए, और ये पतली से पतली ब्लड वेसल से आसानी से निकल पाती हैं। और हीमोग्लोबिन का क्या रोल बताया आपने? हीमोग्लोबिन ही वो लाल रंग का आयरन वाला प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को फेफड़ों से पकड़कर शरीर के हर कोने तक ले जाता है, और वापसी में ये कार्बन डाइऑक्साइड को लाने में भी मदद करता है। इसीलिए आरबीसीज इतने ज्यादा जरूरी हैं। इनकी उम्र कितनी होती है? इनकी औसत लाइफ करीब 120 दिन होती है। उसके बाद ये स्प्लीन यानी प्लीहा में नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, स्प्लीन को आरबीसीज का कब्रिस्तान भी कहते हैं शायद। बिल्कुल, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स की, डब्ल्यूबीसीज, हमारे शरीर के सैनिक। एकदम सही कहा। डब्ल्यूबीसीज रंगहीन होते हैं क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, इनमें न्यूक्लियस होता है, और इनकी संख्या आरबीसी से काफी कम होती है, औसतन 6000 से 8000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर। पर काम बहुत महत्वपूर्ण करते हैं ये। बहुत ज्यादा। ये हमारी इम्यूनिटी के लिए एसेंशियल है। इनके भी कई टाइप्स हैं। मोटे तौर पे 2 कैटेगरीज हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स, अच्छा, इनके अंदर कौन कौन से आते हैं? ग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं न्यूट्रोफिल्स, योसिनोफिल्स और बेसोफिल्स।
और एग्रेनुलोसाइट्स में हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। यहाँ बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। इनके अलग अलग काम क्या है? ये सब सैनिक अलग अलग मोर्चों पर लड़ते हैं? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होते हैं, करीब 60-65%, और मोनोसाइट्स 6 से 8%। ये दोनों फेगोसिटिक हैं। फेगोसिटिक मतलब ये बाहर से आने वाले दुश्मन सेल्स जैसे बैक्टीरिया या डिब्रीज को घेर कर खा जाते हैं, नष्ट कर देते हैं। सफाई सनी कह सकते हैं। अच्छा, और बाकी लिम्फोसाइट्स? लिम्फोसाइट्स 20 से 25% हमारी इम्यून आर्मी के स्पेशल कमांडोज हैं। इनके दो मेन टाइप्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ये स्पेसिफिक हमलावरों को पहचान कर टारगेटेड हमला करते हैं और आगे के लिए मेमोरी भी बना लेते हैं। कमाल है। इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स का क्या काम है? इओसिनोफिल्स 2 से 3% मुख्य रूप से पैरासिटिक इन्फेक्शन से लड़ते हैं और एलर्जिक रिएक्शंस में भी इनका रोल होता है। बेसोफिल्स सबसे कम होते हैं, 0.5 to 1%। ये हिस्टामीन, सेरोटोनिन, हेपेरिन जैसे केमिकल्स निकालते हैं और सूजन यानी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस में शामिल होते हैं। तो हर डब्ल्यूबीसी का अपना एक खास रोल है। बिल्कुल। और तीसरे एलिमेंट थे प्लेटलेट्स। इनके बारे में बताएं। प्लेटलेट्स, हाँ, ये असल में पूरे सेल्स नहीं हैं। ये बोन मैरो में पाए जाने वाले बहुत बड़े सेल्स होते हैं, मेगाकैरियोसाइट्स, उन्हीं के टुकड़े हैं, फ्रैगमेंट्स। अच्छा, सेल्स के टुकड़े। हाँ, खून में इनकी संख्या करीब 1.5 लाख से 3.5 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। और इनका मुख्य काम? इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम है खून का थक्का जमाने यानी कोएगुलेशन या क्लॉटिंग में मदद करना। मतलब चोट लगने पर खून बहने से रोकना। एग्जैक्टली। अगर इनकी संख्या बहुत कम हो जाए तो क्लॉटिंग ठीक से नहीं हो पाती और ज्यादा खून बहने का खतरा रहता है। खून की इतनी बात हो रही है तो ब्लड ग्रुप्स का जिक्र तो बनता ही है। कहा जाता है कि सबका खून एक जैसा दिखता है पर होता नहीं, है ना? एकदम सही कहा। ब्लड ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, खासकर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। सबसे कॉमन सिस्टम है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ? हाँ, ए बी और ओ ये किस आधार पर बनते हैं? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि किसी व्यक्ति के आरबीसीज की सतह पर कौन से खास तरह के एंटीजन्स मौजूद हैं। एंटीजन ए या एंटीजन बी या दोनों या कोई भी नहीं। एंटीजन ये क्या होते हैं? एंटीजन्स एक तरह के केमिकल मार्कर्स या पहचान चिन्ह हैं आरबीसीज की सतह पर। ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर कर सकते हैं। इसी के साथ व्यक्ति के प्लाज्मा में नेचुरल एंटीबॉडीज होती हैं, या तो एंटी ए एंटीबॉडी होगी या एंटी बी। तो ये ग्रुप्स कैसे बनते हैं फिर? ए बी ओ? देखिए, आसान है। अगर आरबीसी पर सिर्फ ए एंटीजन है और प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी है तो ब्लड ग्रुप हुआ ए। अगर आरबीसी पर बी एंटीजन है और प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी है तो ग्रुप हुआ बी। और ए बी? अगर आरबीसी पर ए और बी दोनों एंटीजन्स हैं पर प्लाज्मा में कोई भी एंटी ए या एंटी बी एंटीबॉडी नहीं है तो ग्रुप हुआ ए बी। और ओ? अगर आरबीसी पर न ए एंटीजन है न बी एंटीजन पर प्लाज्मा में एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज हैं तो ग्रुप हुआ ओ। अच्छा, इसीलिए खून चढ़ाने से पहले ब्लड ग्रुप मैचिंग इतनी जरूरी है। बिल्कुल। सोचिए, अगर ग्रुप बी वाले व्यक्ति को ग्रुप ए का खून चढ़ा दिया जाए तो लेने वाले की एंटी ए एंटीबॉडीज, हाँ, वो देने वाले के ए एंटीजन वाले आरबीसीज पर हमला कर देंगी। आरबीसीज आपस में चिपक जाएंगे, जिसे अग्लूटिनेशन या क्लंपिंग कहते हैं, और फिर टूट जाएंगे। हीमोलिसिस, ये बहुत खतरनाक जानलेवा भी हो सकता है। इसीलिए कहते हैं ग्रुप ओ वाले यूनिवर्सल डोनर्स हैं। हाँ, क्योंकि उनके आरबीसीज पर ए या बी एंटीजन नहीं होता तो किसी के भी प्लाज्मा की एंटीबॉडीज उन पर रिएक्ट नहीं करेंगी, आरएफ फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ऑब्वियसली। और ग्रुप ए बी वाले यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स? सही, क्योंकि उनके प्लाज्मा में एंटी ए या एंटी बी एंटीबॉडीज नहीं होती तो वो ए बी या ओ किसी का भी खून ले सकते हैं। फिर से आरएच फैक्टर मैचिंग जरूरी है। ये आरएच फैक्टर क्या चीज है अब एबीओ के अलावा? हाँ, ये एक और इम्पॉर्टेंट एंटीजन है जिसे आरएच एंटीजन कहते हैं। ये सबसे पहले रीसस बंदरों में खोजा गया था, इसीलिए आरएच नाम पड़ा। ज्यादातर इंसानों में करीब 80% ये एंटीजन उनके आरबीसीज पर होता है। ऐसे लोगों को आरएच पॉजिटिव, आरएच प्लस वे कहते हैं। और जिनमें नहीं होता? वो आरएच नेगेटिव, आरएच डैश वे कहलाते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में एबीओ के साथ आरएच भी मैच करना पड़ता है? हाँ, ये भी बहुत जरूरी है, वरना रिएक्शन हो सकता है। इसमें प्रेगनेंसी से जुड़ी एक समस्या भी होती है ना? आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। हाँ, ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन में होती है।
जब एक RH नेगेटिव माँ के गर्भ में RH पॉजिटिव बच्चा पल रहा हो। तो क्या होता है? पहली प्रेगनेंसी में आमतौर पर कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि माँ और बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन प्लेसेंटा की वजह से अलग रहता है। लेकिन डिलीवरी के समय बच्चे के कुछ RH+V ब्लड सेल्स माँ के RH-V ब्लड में जा सकते हैं। उससे क्या होगा? उससे माँ का इम्यून सिस्टम उन RH+V सेल्स को बाहरी समझकर उनके खिलाफ RH एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। अच्छा, और अगर वो माँ दोबारा RH+V बच्चे से गर्भवती होती है तब ये एंटीबॉडीज जो माँ के खून में बन चुकी हैं, प्लेसेंटा को पार करके बच्चे के खून में पहुंच सकती हैं। ओह, और ये एंटीबॉडीज बच्चे के RH+V RBCs पर हमला करके उन्हें नष्ट कर सकती हैं। ओह, ये तो खतरनाक है। हाँ, इसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कहते हैं। इससे बच्चे को गंभीर एनीमिया, खून की कमी, पीलिया, जॉन्डिस हो सकता है और ये जानलेवा भी हो सकता है। कैसे रोका जा सकता है? हाँ, सौभाग्य से इसे रोका जा सकता है। पहले RH+V बच्चे के जन्म के तुरंत बाद माँ को एंटी-RH एंटीबॉडीज रोगैम का इंजेक्शन दिया जाता है। ये इंजेक्शन माँ के शरीर में बच्चे से आए RH+V सेल्स को नष्ट कर देता है, इससे पहले कि माँ का इम्यून सिस्टम खुद एंटीबॉडीज बना पाए। इस तरह अगली प्रेगनेंसी सुरक्षित रहती है। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ब्लड कोएगुलेशन यानी खून का थक्का जमना। जब हमें चोट लगती है तो खून बहना थोड़ी देर में रुक जाता है। ये कैसे होता है? ये शरीर का एक बहुत ही कुशल डिफेंस मैकेनिज्म है, ज्यादा खून बहने से रोकने के लिए। जब कोई ब्लड वेसल कटती या फटती है तो खून के जमने या क्लॉटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वो जो गहरा लाल भूरा सा थक्का जमता है। हाँ, वही क्लॉट या कोएगुलम है। ये बनता कैसे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। कैसे बनता है? ये मुख्य रूप से फाइब्रिन नाम के प्रोटीन के धागों का एक जाल होता है। फाइब्रिन धागे आपस में उलझकर एक नेटवर्क बना लेते हैं। इसी जाल में ब्लड सेल्स जैसे RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स फंस जाते हैं और एक सॉलिड क्लॉट बन जाता है जो कटे हुए वेसल को सील कर देता है। ये फाइब्रिन कहाँ से आता है? फाइब्रिन असल में प्लाज्मा में मौजूद एक सॉल्युबल प्रोटीन फाइब्रिनोजिन के इनएक्टिव फॉर्म से बनता है। चोट लगने पर एक एंजाइम थ्रोम्बिन इस इनएक्टिव फाइब्रिनोजिन को एक्टिव फाइब्रिन में बदल देता है। और थ्रोम्बिन कहाँ से आता है? थ्रोम्बिन भी प्लाज्मा में मौजूद एक इनएक्टिव प्रिकर्सर प्रोथ्रोम्बिन से बनता है। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने के लिए एक और एंजाइम कॉम्प्लेक्स चाहिए होता है जिसे थ्रोम्बोकाइनेज कहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया एक कैस्केड की तरह है? हाँ, इसमें प्लाज्मा में मौजूद कई सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स शामिल होते हैं जो नॉर्मली इनएक्टिव रहते हैं। चोट लगने पर प्लेटलेट्स और डैमेज टिश्यू से कुछ केमिकल्स निकलते हैं जो इस कैस्केड को शुरू कर देते हैं। एक के बाद एक फैक्टर एक्टिवेट होता जाता है और आखिर में फाइब्रिन क्लॉट बन जाता है। इसमें कैल्शियम आयंस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वाह, कितना जटिल मैकेनिज्म है ये। हाँ, बहुत ही कोऑर्डिनेटेड और जरूरी प्रक्रिया है। ब्लड के अलावा शरीर में एक और फ्लूइड का जिक्र बार बार आता है, लिम्फ। ये क्या चीज है? हाँ, लिम्फ, जिसे टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं। देखिए, जब खून बहुत पतली ब्लड वेसल्स, जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं, से गुजरता है तो ब्लड प्रेशर के कारण कुछ लिक्विड हिस्सा जिसमें पानी, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स वगैरह होते हैं, कैपिलरीज की दीवारों से रिस कर बाहर आ जाता है। कहाँ आ जाता है? सेल्स के बीच में जो खाली जगह होती है उसमें, इंटरस्टिशियल स्पेस में बड़े प्रोटीन्स और फॉर्म्ड एलिमेंट्स जैसे RBCs, प्लेटलेट्स, ज्यादातर WBCs वो ब्लड वेसल में ही रह जाते हैं। अच्छा, तो ये बाहर निकला हुआ फ्लूइड ही टिश्यू फ्लूइड है? बिल्कुल, यही फ्लूइड सेल्स को नहलाता है और इसी के जरिए ब्लड और सेल्स के बीच ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज होता है। तो ये फ्लूइड वहीं सेल्स के बीच में ही रहता है हमेशा? नहीं, शरीर में ब्लड वेसल्स के नेटवर्क के साथ साथ एक और नेटवर्क होता है जिसे लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। इसमें पतली पतली वेसल्स होती हैं, लिम्फ कैपिलरीज और लिम्फ वेसल्स। ये सिस्टम इस टिश्यू फ्लूइड को इकट्ठा करता है। जब ये फ्लूइड लिम्फेटिक वेसल्स में आ जाता है तब इसे लिम्फ कहते हैं। और ये लिम्फ जाता कहाँ है? ये लिम्फेटिक सिस्टम इस लिम्फ को वापस ब्लड सर्कुलेशन में लौटा देता है, बड़ी वेन्स में डाल देता है। लिम्फ का रंग कैसा होता है? ये रंगीन होता है क्योंकि इसमें RBCs नहीं होते, पर इसमें खास तरह के WBCs, लिम्फोसाइट्स बहुत ज्यादा होते हैं। लिम्फोसाइट्स, इम्यूनिटी वाले सेल्स। हाँ, तो लिम्फ इम्यूनिटी में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स के ट्रांसपोर्ट में भी मदद करता है
और एक खास बात, हमारी आंतों से फैट का एब्जॉर्प्शन ब्लड में सीधे ना होकर पहले लिम्फ में ही होता है, लैक्टियल्स नाम की स्पेशल लिम्फ वेसल्स के जरिए। तो हमने ब्लड और लिम्फ के बारे में जाना। अब ये शरीर में घूमते कैसे हैं? इनके रास्ते मतलब सर्कुलेटरी पाथवेज, क्या सभी जीवों में सिस्टम एक जैसा होता है? नहीं, मुख्य रूप से दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम्स पाई जाते हैं जानवरों में। एक है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन और क्लोज्ड, क्या फर्क है दोनों में? ओपन सिस्टम में जो आपको आर्थ्रोपॉड्स जैसे इंसेक्ट्स, प्रॉन्स और मोलस्क्स जैसे स्नेल्स में मिलेगा, हार्ट ब्लड को पंप तो करता है, पर ब्लड बड़ी वेसल से निकलकर सीधे बॉडी कैविटी या स्पेसेस में बहता है, जिन्हें साइनसेस कहते हैं। अंग सीधे खून में डूबे रहते हैं। अच्छा, मतलब कोई बंद पाइपलाइन नहीं। हाँ, जबकि क्लोज सिस्टम में जो एनालिड्स जैसे केचुआ, सेफलोपॉड मॉलस्क्स जैसे ऑक्टोपस और सभी वर्टिब्रेट्स मछली से लेकर इंसान तक में होता है, ब्लड हमेशा बंद ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के एक नेटवर्क में ही बहता है, कभी बाहर नहीं निकलता। कौन सा सिस्टम ज्यादा बेहतर माना जाता है? क्लोज सिस्टम को ज़्यादा एफिशिएंट माना जाता है क्योंकि इसमें ब्लड फ्लो को ज़्यादा प्रिसाइजली कंट्रोल किया जा सकता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन किया जा सकता है और ब्लड तेजी से सर्कुलेट हो सकता है। ठीक है, अब वर्टिब्रेट्स की बात करें तो उनमें दिल कैसा होता है? क्या सब में एक जैसा हार्ट होता है? नहीं, वर्टिब्रेट्स में हार्ट के इवोल्यूशन में एक पैटर्न दिखता है। सभी वर्टिब्रेट्स में एक मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट होता है। मछलियों यानी फिशेस में 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। सिर्फ 2 चेम्बर? हाँ, हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है गिल्स में, जहां वो ऑक्सीजनेटेड होता है। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में जाता है और डीऑक्सीजनेटेड होकर वापस हार्ट में आता है। इसे सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। सिंगल सर्कुलेशन मतलब खून हार्ट से एक ही बार गुजरता है एक पूरे चक्कर में। बिल्कुल। अब आते हैं एम्फिबियंस जैसे मेंढक और ज्यादातर रेप्टाइल्स जैसे सांप, छिपकली पर। इनमें 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 2 आर्ट्रिया और एक वेंट्रिकल। 3 चेम्बर? तो इसमें क्या होता है? लेफ्ट एट्रियम में लंग स्किन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और राइट एट्रियम में बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ये दोनों तरह का ब्लड नीचे सिंगल वेंट्रिकल में जाकर थोड़ा मिक्स हो जाता है। फिर वेंट्रिकल इसी मिक्स्ड ब्लड को पंप करता है। इसे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। मिक्स्ड ब्लड पंप होता है, ये तो इतना एफिशिएंट नहीं हुआ शायद। हाँ, सिंगल सर्कुलेशन से बेहतर है, पर प्योर डबल सर्कुलेशन जितना एफिशिएंट नहीं। लेकिन क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, जिनमें हम इंसान भी आते हैं, इनमें 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 2 आर्ट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। 4 चेम्बर, अपने दिल की तरह? हाँ, इसमें लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड, और ये अपने अपने साइड के वेंट्रिकल्स में जाते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड, राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड। सबसे खास बात यह है कि दोनों वेंट्रिकल्स पूरी तरह से सेपरेट होते हैं एक मोटी दीवार, सेप्टम से। तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बिल्कुल मिक्सिंग नहीं होती। अच्छा। वेंट्रिकल्स ब्लड को बिना मिक्स किए पंप करते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में और राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में। यहां 2 अलग-अलग सर्कुलेटरी पाथवेज होते हैं। इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन मतलब खून हार्ट से 2 बार गुजरता है एक पूरे चक्कर में? हाँ, एक बार लंग्स वाले सर्किट पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए और दूसरी बार बॉडी वाले सर्किट सिस्टमिक सर्कुलेशन के लिए। ये 4 चेम्बर हार्ट और डबल सर्कुलेशन का क्या फायदा है? इसका सबसे बड़ा फायदा है एफिशिएंसी। ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी तरह अलग रखता है। इससे बॉडी टिश्यूज को ज्यादा ऑक्सीजन वाला ब्लड मिलता है, जिससे मेटाबॉलिक रेट हाई रह सकता है। ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स, बर्ड्स और मैमल्स के लिए बहुत जरूरी है, जिन्हें अपनी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। समझ गई, बहुत लॉजिकल है। चलिए अब विस्तार से अपने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पर आते हैं। जी, मानव परिसंचरण तंत्र, जिसे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, इसके मुख्य हिस्से हैं एक मजबूत 4 चेम्बर वाला हार्ट, बंद ब्लड वेसल्स का एक फैला हुआ नेटवर्क, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज और सर्कुलेट होने वाला फ्लूइड यानी ब्लड। तो शुरुआत हार्ट से करते हैं। हमारा दिल ये कहाँ होता है और कैसा दिखता है? हमारा हार्ट, जैसा हमने कहा, एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये हमारी छाती, थोरैसिक कैविटी में दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है और थोड़ा सा बाईं तरफ झुका हुआ होता है। साइज कितना बड़ा होता है? लगभग एक बंद मुट्ठी जितना। ये एक दोहरी दीवार वाली झिल्लीदार थैली से घिरा होता है,
जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। दोनों दीवारों के बीच पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। ये फ्लूइड क्यों होता है? ये हार्ट को बाहरी झटकों से बचाता है और धड़कते समय फ्रिक्शन को कम करता है। जैसा हमने बात की, हमारे हार्ट में 4 चेंबर्स होते हैं। ऊपर वाले 2 छोटे चेंबर्स कहलाते हैं एट्रिया, सिंगुलर एट्रियम, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। नीचे वाले 2 बड़े और ज्यादा मस्कुलर चेंबर्स कहलाते हैं वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये चेम्बर्स आपस में जुड़े होते हैं या अलग? राइट और लेफ्ट एट्रिया के बीच एक पतली दीवार होती है, इंटरएट्रियल सेप्टम। राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच एक मोटी मजबूत दीवार होती है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये दीवारें राइट और लेफ्ट साइड के ब्लड को मिक्स होने से रोकती हैं। एक ही साइड के एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच भी एक पार्टीशन होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, लेकिन उसमें एक ओपनिंग होती है ताकि ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में जा सके। और इन ओपनिंग्स पर वाल्व्स होते हैं, शायद दरवाजों की तरह। बिल्कुल, ये वन वे वाल्व्स होते हैं जो ब्लड को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बहने देते हैं और वापस जाने बैकफ्लो से रोकते हैं। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। इसमें 3 फ्लैप्स होते हैं। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होता है बाइकस्पिड वाल्व, जिसे मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। इसमें 2 फ्लैप्स होते हैं। और वेंट्रिकल से जो बड़ी आर्टरीज निकलती हैं, वहां भी वाल्व्स होते हैं। हाँ, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है जो लंग्स में जाती है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा निकलती है जो बॉडी में जाती है। इन दोनों आर्टरीज के बेस पर सेमिलुनार वाल्व्स होते हैं। तो ये सारे वाल्व्स ब्लड को सही दिशा में गाइड करते हैं। एकदम, एट्रिया से वेंट्रिकल्स में और वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा में बैकफ्लो को रोकते हैं। दिल की दीवारें किस चीज की बनी होती हैं? पूरा हार्ट खास तरह की मसल्स का बना होता है, जिन्हें कार्डियक मसल्स कहते हैं। ये मसल्स कभी थकती नहीं, जीवन भर काम करती रहती हैं। वेंट्रिकल्स की दीवारें एट्रिया से ज्यादा मोटी और मजबूत होती हैं, खासकर लेफ्ट वेंट्रिकल की, क्योंकि उसे पूरे शरीर में ब्लड पंप करना होता है। आपने पहले नोडल टिश्यू का जिक्र किया था, जो दिल की धड़कन शुरू करता है। वो क्या है? हाँ, हार्ट में कार्डियक मसल के अलावा एक स्पेशल कार्डियक मस्कुलेचर भी होता है, जिसे नोडल टिश्यू कहते हैं। ये टिश्यू खुद ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पैदा कर सकता है। इसका एक पैच या गुच्छा राइट एट्रियम के ऊपरी दाएं कोने में होता है। इसे कहते हैं साइनोएट्रियल नोड या SAN। SAN, यही पेसमेकर है? बिल्कुल, यही हमारे हार्ट का नेचुरल पेसमेकर है। ये सबसे तेजी से इम्पल्सेस जनरेट करता है, करीब 70-75 बार प्रति मिनट। यही हार्ट की नॉर्मल रिदम को सेट करता है। फिर एक और मास ऑफ नोडल टिश्यू होता है राइट एट्रियम के निचले बाएं कोने में, AV सेप्टम के पास। इसे कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड या AVN। SAN से सिग्नल AVM तक जाता है। हाँ, SAN से इम्पल्स चलकर AVM तक पहुंचता है। AVM से फिर नोडल फाइबर्स का एक बंडल निकलता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, AV बंडल या बंडल ऑफ हिस। ये बंडल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में नीचे जाता है और राइट और लेफ्ट ब्रांचेस में बढ़ जाता है। इन ब्रांचेस से फिर बहुत महीन फाइबर्स निकलते हैं, पकिंजे फाइबर्स, जो दोनों वेंट्रिकल्स की वॉल्स में फैल जाते हैं। तो ये पूरा नेटवर्क सिग्नल को तेजी से फैलाता है? हाँ, SAN इम्पल्स जनरेट करता है, वो एट्रिया में फैलता है, जिससे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फिर इम्पल्स AVN, AV बंडल और पकिंजे फाइबर से होते हुए वेंट्रिकल्स तक पहुंचता है, जिससे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है एफिशिएंट पंपिंग के लिए। इसी कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कार्डियक साइकिल कहते हैं। बिल्कुल सही, कार्डियक साइकिल वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जो हार्ट में एक धड़कन यानी बीट के दौरान होता है, और ये साइकिल बार बार दोहराया जाता है। इसमें हार्ट के चारों चेम्बर्स का बारी बारी से सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ना और डायास्टोल यानी रिलैक्सेशन यानी फैलना शामिल है। ये साइकिल चलता कैसे है? मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या होता है? चलिए देखते हैं। मान लीजिए साइकिल की शुरुआत होती है जॉइंट डायास्टोल से। जॉइंट डायस्टोल मतलब चारों चेम्बर्स, दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल्स रिलैक्स्ड स्टेट में हैं। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स खुले हुए हैं। इस समय लंग्स के ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के जरिए लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है और बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के जरिए राइट एट्रियम में आ रहा है। ये ब्लड एट्रिया से बहकर वेंट्रिकल्स में भी जा रहा है। सेमिलुनार वॉल्व्स इस समय बंद हैं। ठीक है, चारों चेम्बर रिलैक्स्ड है, खून भर रहा है। फिर SAN एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है। ये इम्पल्स दोनों एट्रिया में फैलता है और एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एट्रियल सिस्टोल।
इस कंट्रैक्शन से बचा हुआ ब्लड भी तेजी से वेंट्रिकल्स में चला जाता है। वेंट्रिकुलर फिलिंग करीब 30% बढ़ जाती है। एट्रिया सिकुड़ गए। हाँ, अब इम्पल्स एवीएन और एवी बंडल से होते हुए वेंट्रिकल्स की वॉल्स तक पहुंचता है। वेंट्रिकल्स जोर से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसी समय एट्रिया रिलैक्स हो जाते हैं, एट्रियल डायस्टोल, और फिर से भरने लगते हैं। जब वेंट्रिकल सिकुड़ते हैं तो क्या होता है? वेंट्रिकल्स के सिकुड़ने से अंदर प्रेशर बढ़ता है। इस बढ़े हुए प्रेशर के कारण ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स तुरंत बंद हो जाते हैं, क्यों बंद हो जाते हैं? ताकि ब्लड वापस एट्रिया में न चला जाए। अच्छा, और फिर? वेंट्रिकुलर प्रेशर और बढ़ता है। जब ये प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के प्रेशर से ज्यादा हो जाता है तो सेमी लूनर वाल्व्स खुल जाते हैं। अब ब्लड तेजी से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में लंग्स की तरफ और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में बॉडी की तरफ पंप होता है। इसे वेंट्रिकुलर इजेक्शन कहते हैं। ब्लड पंप हो गया, अब वेंट्रिकल्स का क्या? अब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होना शुरू करते हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर प्रेशर गिरने लगता है। जैसे ही प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के प्रेशर से कम होता है, सेमी लूनर वाल्व्स पटाख से बंद हो जाते हैं। ये क्यों बंद होते हैं? ताकि ब्लड वापस वेंट्रिकल्स में ना आ जाए। ठीक है, वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहे, प्रेशर गिर रहा है। हाँ, जब वेंट्रिकुलर प्रेशर और गिरकर एट्रिया के प्रेशर से कम हो जाता है, तो एट्रिया में जो ब्लड जमा हो गया था, उसके दबाव से ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व्स फिर से खुल जाते हैं और ब्लड फिर से एट्रिया से वेंट्रिकल्स में बहना शुरू हो जाता है। वेंट्रिकल्स भरने लगते हैं। जल्द ही वेंट्रिकल्स और एट्रिया फिर से रिलैक्स स्टेट, जॉइंट डायस्टोल में आ जाते हैं। और फिर एसएएन अगला इंपल्स जनरेट करता है और पूरा साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये चलता रहता है। कमाल है, ये पूरा साइकिल कितनी देर में पूरा होता है? अगर हम एवरेज हार्ट रेट 72 बीट्स पर मिनट माने तो एक कार्डियक साइकिल पूरा होने में करीब 0.8 सेकंड लगते हैं। सिर्फ 0.8 सेकंड में इतना सब कुछ? हाँ, और इस 0.8 सेकंड के दौरान हर वेंट्रिकल लगभग 70 ml ब्लड पंप करता है। इस वॉल्यूम को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। 70 ml पर बीट? हाँ, पर बीट पर वेंट्रिकल। अब अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम जो 70 ml को हार्ट रेट मान लीजिए 72 बीट्स मिनट से गुणा करें तो हमें मिलता है कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट वो क्या है? कार्डियक आउटपुट वो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है जो हर वेंट्रिकल 1 मिनट में पंप करता है। तो 70 ml पर बीट 72 बीट्स पर मिनट इज इक्वल्स टू 5040 ml पर मिनट, यानी करीब 5 लीटर्स पर मिनट। 5 लीटर 1 मिनट में? हाँ, एक स्वस्थ व्यक्ति में औसतन 5 लीटर कार्डियक आउटपुट होता है। सोचिए, हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर खून ही होता है, मतलब पूरा खून करीब हर मिनट में एक बार दिल से होके गुजर जाता है। ये तो जबरदस्त है। क्या कार्डियक आउटपुट बदल सकता है? बिल्कुल, शरीर जरूरत के हिसाब से स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट दोनों को बदल सकता है। जैसे एक्सरसाइज करते समय कार्डियक आउटपुट काफी बढ़ जाता है। एथलीट्स का कार्डियक आउटपुट नॉर्मल लोगों से ज्यादा होता है। अच्छा, और डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप लगाकर लब डब सुनते हैं, वो क्या है? वो हार्ट साउंड्स हैं जो कार्डियक साइकिल के दौरान वाल्व्स के बंद होने से पैदा होती हैं। हाँ, पहली साउंड है लुब। ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स के बंद होने से आती है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होता है। ये थोड़ी लंबी और लो पिच की होती है। दूसरी साउंड है डब। ये सेमी लूनर वाल्व्स के बंद होने से आती है, जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल शुरू होता है। ये छोटी और हाई पिच की होती है। लुब डब, लुब डब। इन साउंड्स का कोई महत्व है? हाँ, क्लिनिकल डायग्नोसिस में इनका बहुत महत्व है। वाल्व्स में कोई खराबी होने पर ये साउंड्स बदल सकती हैं, जिससे डॉक्टर को बीमारी का पता लगाने में मदद मिलती है। अब उस मशीन पर आते हैं जो अक्सर हॉस्पिटल सीन्स में दिखती है। ईसीजी, फिप 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 आवाज के साथ लाइनें ऊपर नीचे होती हैं। हाँ, ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का ग्राफिकल रिकॉर्ड है जो कार्डियक साइकिल के दौरान होती है। इसे रिकॉर्ड कैसे करते हैं? इसके लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन का इस्तेमाल होता है। स्टैंडर्ड ईसीजी के लिए मरीज को मशीन से 3 इलेक्ट्रिकल लीड से जोड़ा जाता है, एक दोनों कलाइयों पर और एक बाएं टखने पर। ये लीड्स हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट करती हैं। हार्ट की और डिटेल्ड जांच के लिए छाती पर भी कई लीड्स लगाई जाती हैं। और वो जो ग्राफ बनता है, उसमें जो PQRS-T वेव्स होती हैं, उनका क्या मतलब है? ईसीजी में हर पीक या वेव को एक लेटर से आइडेंटिफाई किया जाता है, P से T तक।
हर वेव हार्ट की एक स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल इवेंट को रिप्रेजेंट करती है। पी वेव दिखाती है एट्रिया का इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन। इसके कारण एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ओके, पी वेव इक्वल्स एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, उसके इनिशिएशन को दिखाती है। फिर आता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ये वेंट्रिकल्स के डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये सिग्नल वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करता है। ये सबसे प्रोमिनेंट वेव होती है ईसीजी में। QRS इक्वल्स वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन इनिशिएशन। पोलराइजेशन को दिखाती है, यानी उनका एक्साइटेड स्टेट से वापस नॉर्मल रिलैक्स स्टेट में आना। टी वेव का अंत वेंट्रिकुलर सिस्टोल का अंत माना जाता है। तो PQRST, एट्रिया का सिकुड़ना, वेंट्रिकल्स का सिकुड़ना और वेंट्रिकल्स का रिलैक्स होना। मोटे तौर पे हाँ, ये उनकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को दर्शाते हैं। तो इसका क्या फायदा है? मतलब डॉक्टर इससे क्या पता लगाते हैं? ईसीजी पैटर्न देखकर बहुत कुछ पता चल सकता है। एक तो एक निश्चित समय में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस की संख्या गिनकर हार्ट बीट रेट पता कर सकते हैं। दूसरे, क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति के ईसीजी का शेप काफी कंसिस्टेंट होता है, तो इस शेप में कोई भी डेविएशन या गड़बड़ी हार्ट की किसी संभालित बीमारी या एबनॉर्मेलिटी का संकेत हो सकती है। जैसे हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में ईसीजी पैटर्न बदल जाता है, या हार्ट रिदम में गड़बड़ी, रिदमिया का पता चल सकता है। इसलिए क्लिनिकल डायग्नोसिस में ईसीजी बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है। समझ गए। अब डबल सर्कुलेशन पे वापस आते हैं। आपने बताया था कि इसमें 2 सर्किट होते हैं, पल्मोनरी और सिस्टेमिक। हाँ, इससे पहले कि हम उन सर्किट्स को देखें, जरा ब्लड वेसल्स की बात कर लेते हैं। आर्टरीज और वेन्स, इनकी दीवारें कैसी होती हैं? हाँ, बताएं। आमतौर पर हर आर्टरी और वेन की दीवार में 3 लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर वाली लेयर है ट्यूनिका इंटीमा, जो एंडोथीलियम, पतले चपटे सेल्स की लेयर की बनी होती है। बीच वाली लेयर है ट्यूनिका मीडिया, जो स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर्स की बनी होती है। यही लेयर वेसल को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कराती है। आर्टरीज में ये लेयर ज्यादा मोटी और इलास्टिक होती है वेन्स की तुलना में। अच्छा, आर्टरीज ज्यादा मजबूत होती हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें हाई प्रेशर झेलना होता है। सबसे बाहर वाली लेयर है ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन फाइबर्स की बनी होती है और वेसल को सपोर्ट देती है। वेन्स में ट्यूनिका मीडिया पतली होती है, आपने कहा। हाँ, और वेन्स के अंदर, खासकर पैरों की वेन्स में, वाल्व्स भी होते हैं जो ब्लड को वापस नीचे जाने से रोकते हैं, ग्रेविटी के खिलाफ ऊपर हार्ट तक पहुंचाने में मदद करते हैं। अच्छा, अब उन 2 सर्किट्स के बारे में बताएं, पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, जैसा हमने कहा, मैमल्स में डबल सर्कुलेशन होता है। पहला है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये सर्किट हार्ट और लंग्स के बीच का है। राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में पंप करता है। ये आर्टरी लंग्स तक जाती है। लंग्स में ब्लड कैपिलरीज में CO2 निकल जाती है और O2 ब्लड में आ जाती है। अब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पल्मोनरी वेन्स के जरिए लेफ्ट एट्रियम में वापस आता है। ये हो गया पल्मोनरी सर्किट पूरा। हार्ट, लंग्स, हार्ट, डीऑक्सीजनेटेड गया, ऑक्सीजनेटेड वापस आया। बिल्कुल। अब दूसरा सर्किट है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये सर्किट हार्ट और बाकी पूरी बॉडी के बीच का है। लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एओर्टा, जो शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी है, उसमें पंप करता है। एओर्टा से फिर छोटी आर्टरीज, फिर और छोटी आर्टेरियोल्स और फिर बहुत पतली कैपिलरीज का नेटवर्क बनता है, जो शरीर के हर टिश्यू, हर ऑर्गन तक पहुंचता है। कैपिलरीज में ब्लड ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स टिश्यूज को देता है और टिश्यू से CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट्स ले लेता है। अब ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अच्छा, यहाँ एक्सचेंज होता है। हाँ, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वेन्यूल्स, फिर वेन्स और आखिर में 2 बड़ी वेन्स, सुपीरियर वीना केवा अपर बॉडी से और इन्फीरियर वीना केवा लोअर बॉडी से, के जरिए राइट एट्रियम में वापस लाया जाता है। ये हो गया सिस्टेमिक सर्किट पूरा। हार्ट, बॉडी, हार्ट, ऑक्सीजनेटेड गया, डीऑक्सीजनेटेड वापस आया। एग्जैक्टली। तो ये दोनों सर्किट साथ साथ चलते हैं और डबल सर्कुलेशन बनाते हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मुख्य काम क्या है फिर? इसका काम है शरीर के सभी टिश्यूज को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाना और वहां से CO2 और मेटाबॉलिक वेस्ट को हटाकर वापस लाना, ताकि उन्हें शरीर से बाहर निकाला जा सके। क्या इनके अलावा भी कोई खास सर्कुलेटरी पाथवेज होते हैं? हाँ, 2 और यूनिक वैस्कुलर कनेक्शंस का जिक्र जरूरी है। एक है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इंटेस्टाइन और लिवर के बीच का कनेक्शन है। इसमें हेपेटिक पोर्टल वेन इंटेस्टाइन से ब्लड, जिसमें एब्जॉर्ब किए हुए न्यूट्रिएंट्स होते हैं, को सीधे लिवर तक ले जाती है। नॉर्मल सिस्टमिक सर्कुलेशन में भेजने से पहले लिवर उस ब्लड को प्रोसेस करता है। अच्छा,
खाना पचाने के बाद खून पहले लिवर में जाता है। हाँ, और दूसरा है कोरोनरी सिस्टम। ये ब्लड वेसल्स का वो सिस्टम है जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करता है, क्योंकि हार्ट को भी तो काम करने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। हाँ बिल्कुल, उसे भी तो अपना खून चाहिए। कोरोनरी आर्टरीज हार्ट मसल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाती हैं और कोरोनरी वेन्स वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस ले जाती हैं। समझ गई। अब ये बताएं कि हार्ट अपनी एक्टिविटी को, अपनी स्पीड को रेगुलेट कैसे करता है? क्या ये पूरी तरह ऑटोमेटिक है? हार्ट की नॉर्मल एक्टिविटी तो इंट्रिंसिकली रेगुलेटेड होती है, मतलब अंदर से ही कंट्रोल होती है। जैसा हमने कहा, नोडल टिश्यू, खासकर एसएएन पेसमेकर, खुद ही रिदम जनरेट करता है। इसीलिए ह्यूमन हार्ट को मायोजेनिक कहते हैं। मायो माने मसल, जेनिक माने उत्पन्न करने वाला। तो बाहरी कंट्रोल भी होता है? हाँ, एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन भी होता है। हमारे ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगाटा में एक स्पेशल न्यूरल सेंटर होता है जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एएनएस के जरिए हार्ट के फंक्शन को जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है, तेज या धीमा कर सकता है। एएनएस वो कैसे करता है? एएनएस के दो हिस्से होते हैं। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसकी नर्व्स हार्ट रेट को बढ़ा सकती हैं, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की ताकत बढ़ा सकती हैं और इस तरह कार्डियक आउटपुट को बढ़ा सकती हैं। ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के समय होता है, जैसे डर लगने पर या एक्सरसाइज करते समय। और दूसरा है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, खासकर वैगस नर्व। इसके सिग्नल्स हार्ट रेट को कम करते हैं, कंडक्शन की स्पीड को कम करते हैं और कार्डियक आउटपुट को घटाते हैं। ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट के समय एक्टिव होता है, जैसे आराम करते समय। तो नर्वस सिस्टम इसे फाइन ट्यून करता है। हार्मोन्स का भी कोई रोल है? हाँ, एड्रीनल मेडुला ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स जैसे एड्रेनालिन, एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन भी कार्डियक आउटपुट को बढ़ा सकते हैं, खासकर स्ट्रेस की स्थिति में। अच्छा, तो इंट्रिंसिक कंट्रोल भी है और न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल भी। बिल्कुल। चलिए अब आखिर में इस सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ी कुछ आम समस्याओं या डिसऑर्डर्स पर बात करते हैं। एली जानना भी जरूरी है। कुछ मुख्य समस्याएं हैं। सबसे आम है हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg। 120 है सिस्टोलिक प्रेशर जब हार्ट पंप करता है और 80 है डायस्टोलिक प्रेशर जब हार्ट रेस्ट करता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर लगातार 140/90 mmHg या उससे ज्यादा रहता है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। इससे क्या खतरा होता है? हाई बीपी से हार्ट डिजीजेस का खतरा बढ़ जाता है। ये हार्ट पर ज्यादा बोझ डालता है। साथ ही ये ब्रेन, स्ट्रोक का खतरा, किडनीज और आंखों जैसे वाइटल ऑर्गन्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे खान-पान, मोटापा, स्ट्रेस, स्मोकिंग का इस पर असर पड़ता है। और क्या समस्याएं हैं? दूसरी बड़ी समस्या है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। ये उन आर्टरीज को अफेक्ट करता है जो हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई करती हैं, कोरोनरी आर्टरीज। इन आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल, फैट, कैल्शियम और फाइब्रस टिश्यू जमा होने लगता है, जिससे प्लैक्स बन जाते हैं। इन प्लैक्स के कारण आर्टरी का रास्ता, ल्यूमेन, संकरा हो जाता है और हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। इससे क्या होता है? इससे सीने में दर्द हो सकता है, जिसे एंजाइना या एंजीना पेक्टोरिस कहते हैं। यह दर्द अक्सर फिजिकल एक्टिविटी या स्ट्रेस के समय होता है, जब हार्ट को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है पर मिल नहीं पाती। ये एक वार्निंग साइन है। ये दर्द कैसा होता है? सीने में भारीपन, दबाव या दर्द महसूस हो सकता है, जो कभी-कभी बाएं हाथ, गर्दन या जबड़े तक भी जा सकता है। और अगर ब्लड सप्लाई पूरी तरह रुक जाए तो? अगर कोई प्लैक फट जाए और उस पे ब्लड क्लॉट बन जाए, जो आर्टरी को पूरी तरह ब्लॉक कर दे, तो हार्ट मसल के उस हिस्से को ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है और वो हिस्सा मरने लगता है। इसे हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। एक और टर्म है हार्ट फेलियर। क्या ये हार्ट अटैक जैसा ही है? नहीं, ये अलग है। हार्ट फेलियर का मतलब है कि हार्ट इतना कमजोर हो गया है कि वो शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है। ऐसा CAD, हाई बीपी या हार्ट मसल की किसी और बीमारी के कारण हो सकता है। इसमें सांस फूलना, थकान, पैरों या पेट में सूजन जैसे लक्षण होते हैं। इसे कभी-कभी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं, क्योंकि लंग्स में फ्लूइड जमाव, कंजेशन हो सकता है। तो हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, मसल डैमेज और कार्डियक अरेस्ट, जब दिल अचानक धड़कना बंद कर दे, ये तीनों अलग-अलग चीजें हैं। हाँ, ये समझना जरूरी है। तीनों गंभीर हैं पर अलग-अलग कंडीशंस हैं। तो ये थी हमारी आज की विस्तृत चर्चा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पर।
हमने ब्लड की बनावट और उसके काम, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, फिर ब्लड ग्रुप्स, क्लॉटिंग का मैकेनिज्म, लिम्फ की भूमिका, फिर हार्ट का स्ट्रक्चर, वाल्व्स, पेसमेकर, कार्डियक साइकिल, ईसीजी, डबल सर्कुलेशन का फंडा और आखिर में हाइपरटेंशन, सीएडी, एंजाइना, हार्ट फेलियर जैसी समस्याओं को समझा। वाकई कितना कॉम्प्लेक्स और कितना वाइटल सिस्टम है ये। बिल्कुल। हर छोटा बड़ा हिस्सा, चाहे वो एक आरबीसी हो या हार्ट का वाल्व या फिर एसएएन का एक सेल, सबका अपना एक बेहद महत्वपूर्ण रोल है शरीर को सुचारू रूप से चलाने में। डबल सर्कुलेशन और 4 चेम्बर्ड हार्ट का विकास हमें ज्यादा एफिशिएंट बनाता है, हमारी कॉम्प्लेक्स लाइफ को सपोर्ट करता है। तो आज की बातचीत से जो मुख्य बातें याद रखने लायक है, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट्स, एबीओ और आरएच ब्लड ग्रुपिंग ट्रांसफ्यूजन और प्रेगनेंसी में महत्वपूर्ण है, क्लॉटिंग एक कैस्केड प्रोसेस है जो खून बहने से रोकती है, लिम्फ टिश्यू फ्लूइड को वापस ब्लड में लाता है और इम्यूनिटी में मदद करता है, हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट डबल सर्कुलेशन के जरिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखता है, ईसीजी हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को दर्शाता है और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां जैसे हाइपरटेंशन और सीएडी इस सिस्टम के लिए बड़ा खतरा है। इस पूरी चर्चा से मेरे मन में एक विचार आ रहा है। हमने देखा कि कैसे अलग अलग वर्टिब्रेट्स में हार्ट की संरचना और सर्कुलेशन का पैटर्न इवॉल्व हुआ, 2 चेम्बर से 3 चेम्बर, फिर 4 चेम्बर तक, सिंगल सर्कुलेशन से इनकम्प्लीट डबल और फिर कंप्लीट डबल सर्कुलेशन तक। सोचने वाली बात यह है कि इन बदलावों के पीछे क्या एवोल्यूशनरी प्रेशर्स रहे होंगे? क्यों 4 चेम्बर्ड हार्ट और डबल सर्कुलेशन ज्यादा सफल साबित हुआ, खासकर बर्ड्स और मैमल्स में? इसने उन्हें ऐसा क्या फायदा पहुंचाया होगा जो उन्हें अपने एनवायरनमेंट में थ्राइव करने में मदद कर गया? वाकई ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। शायद हाई मेटाबॉलिक रेट, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर बनाए रखने की जरूरत और ज्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल से इसका गहरा संबंध हो। इस पर हमारे सुनने वाले भी जरूर सोच सकते हैं। आज की इस गहरी और जानकारी भरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ।